बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप। लास्ट लेक्चर हमने आइसोटोप के बारे में पढ़ा था कि आइसोटोप ऐसे एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो उनका मास नंबर होता है वो मुख्तलिफ होता है, यानी उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या करेगा, रेडियो मतलब रेडिएशंस, यानी ऐसे आइसोटोप जिनमें से रेडिएशन एमिट होती हैं। तो आइसोटोप हुज न्यूक्लाई आर अनस्टेबल emit energy emit excess energy in the form of रेडिएशन। ऐसे आइसोटोप जिनके न्यूक्लाई अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबल तब ही होते हैं कि जब उनमें एनर्जी ज़्यादा हो, एनर्जी एक्सेस में हो। तो वो क्या करते हैं कि जो उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो उसको एमिट करते हैं, और वो जो एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म एमिट कर रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो प्रोसेस होता है इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एंड द आइसोटोप विच एमिट एनर्जी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो जोन से आइसोटोप इस एनर्जी को एमिट करेंगे उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। रेडियो एक्टिव डिके, डिके का मतलब होता है कि किसी चीज़ में टूट फूट का शिकार हो जाना। व्हेन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट emit energy it is transferred into another element। जब कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा एनर्जी को emit करेगा तो वो दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। तो ये जो अमल है इसको रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। मिसाल के तौर पर यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 238 है। इसमें जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, यानी पहले 92 था तो अब 90, और जो मास नंबर है वो पहले 238 था तो अब 234, यानी 4 मास नंबर में 4 की कमी हुई है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हुई है। और बदल में क्या होता है कि एनर्जी को एमिट कर रहा होता है, एनर्जी खारिज कर रहा होता है जो इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। उसके बाद थोरियम है। अब ये जो यहाँ पे थोरियम बना तो ये अभी अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, ये भी फर्दर रेडियोएक्टिव डिके का शिकार हो जाता है। इसमें भी रेडियोएक्टिव डिके होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोलोनियम में। तो अब ये यहाँ इसका जो थोरियम था इसका 234 था मास नंबर, यहाँ पे जब ये कन्वर्ट हुआ तो ये 231 रह गया, यानी इसके मास नंबर में 3 की कमी हुई है। और इसका एटॉमिक नंबर 90 था लेकिन यहाँ पे 91 हो गया, यानी मास नंबर एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है इसमें पॉजिट्रॉन इसमें ऐड हो गए, यानी पॉजिट्रॉन एमिट हो गए। यहाँ से पॉजिट्रॉन जब एमिट होता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं ये, तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इनकी। चंद एक जगह हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आइसोटोप आर यूज इन मेडिकल इमेजिंग। तो ये जो क्या करते हैं कि मेडिकल इमेजिंग में इस्तेमाल होते हैं, यानी हमारे जो जिस्म बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका इमेजिंग के लिए, कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, तो वहाँ पे ये पता लगाने के लिए कि किस ऑर्गन में कहाँ किस जगह पे वो चीज़ मौजूद है, तो वहाँ से हम आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे और यानी रेडिएशन उसके ऊपर इमिट करेंगे, तो और वहाँ जो मुतासरा हिस्सा है वहाँ से हम उसको डायग्नोज कर लेंगे, देख लेंगे। दे आर यूज इन रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग में किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिव डेटिंग का। इसमें डेटिंग का मतलब किसी चीज़ की एज मालूम करना। जो पौधे या जानवर मुर्दा हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ख़ास तौर पर पौधों में, तो उनकी जब बाकियात मिलते हैं तो वहाँ से हम उनकी जो है वो एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो हाफ लाइफ थी वो कितनी थी। तो इसके लिए कार्बन C14 इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आइसोटोप है इसमें क्या होता है कि जब पौधे
होते क्या करते हैं कि फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं। जब फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं तो वो 2 तरह की होती है, एक तो इसमें कार्बन 14 वाली भी होती है और दूसरी भी होती है, क्योंकि इसके डिफरेंट आइसोटोप हैं। तो जब वो जो है मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जब तक उनमें वो कार्बन 14 मौजूद रहेगी तो वो रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। तो इस तरह जो है वो हम उनकी कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ले रहे थे तब वो कितनी मिकदार में ले रहे थे या उन्होंने कितनी ली, और जब वो मुरझा गए यानी मर गए तो उसके बाद उनमें कितनी वो मौजूद है। तो इस तरह कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशियो के ज़रिए हम जो है वो उसकी एज का पता लगा लेते हैं। इसी तरह जानवरों की हड्डियों के बारे में, हड्डियों से जो अंदाज़ा लगाते हैं कि जानवरों की कितने साल पहले जो है वो मर गए थे, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग से हम ये मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है यूजिंग टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एंड कंक्रीट मिक्सचर। तो मेटल की स्ट्रेंथ के बारे में कि कोई मेटल कितनी मजबूत है, और कंक्रीट मिक्सचर के बारे में हम पता लगाते हैं कि कोई भी कंक्रीट है, कोई रॉक है, तो वो कितनी मजबूत उसकी कितनी है, तो वो भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप के ज़रिए या सिंपल आइसोटोप के ज़रिए जो है उसको मालूम कर सकते हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस चीप न्यूक्लियर पावर। अब न्यूक्लियर पावर के ज़रिए क्या करते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हम डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप या जो आइसोटोप के ज़रिए हम प्रोड्यूस करेंगे वो चीप होगी, सस्ती होगी। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे बदले में क्या होती है, न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस होती है। जिस तरह इस रिएक्शन में हमने देखा कि यहाँ से जो है वो ये जो फिनोमेना हुआ उसके नतीजे में एनर्जी एमिट हुई। तो ये जो एनर्जी एमिट हुई है तो उसको हम न्यूक्लियर पावर में के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज्ड टू डायग्नोज कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर। तो ये आइसोटोप का इस्तेमाल करके हम कैंसर और थायराइड डिजीज़ या डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। मोस्टली कैंसर के लिए जो है वो कोबाल्ट 60 वगैरह, या थायराइड डिसऑर्डर के लिए आयोडीन 131, ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं।